अच्छा जी, अब नेक्स्ट टॉपिक है जियार्डियासिस। जियार्डियासिस ना एक्चुअली मोस्ट कॉमन जो प्रोटोजोअल कॉज है क्रॉनिक और रिलैप्सिंग डायरिया का बच्चों में, वो है जियार्डियासिस। ठीक है, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन है, कॉमन है बहुत, जो जियार्डिया लैम्ब्लिया पैरासाइट की वजह से होता है। सिग्निफिकेंट पब्लिक हेल्थ कंसर्न है क्योंकि ये ना अक्यूट और क्रोनिक दोनों डायरियल डिजीज़ करवाता है और इसकी वजह से फिर बच्चे को मेल न्यूट्रिशन, इम्पेयर्ड ग्रोथ जैसी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। ठीक है, तो मोस्ट कॉमन प्रोटोजोअल कॉज ऑफ क्रॉनिक रिलैप्सिंग, रिलैप्स यानी चला जाएगा डायरिया फिर दोबारा आएगा, तो रिलैप्सिंग डायरिया इन चिल्ड्रन, तो ये जियार्डिया लैम्ब्लिया की वजह से होगा। अब ये प्रोटोजोआ है, ठीक, पैरासाइट है, तो एक्चुअली पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट की वजह से ये फैलता है या फिर कंटामिनेटेड वाटर यूज़ करने से। ठीक है, जियार्डियासिस एक प्रोटोजोन पैरासाइट है, उसको जियार्डिया लैम्ब्लिया भी कहा जाता है या जियार्डिया इंटेस्टाइनलिस या जियार्डिया डुओडेनालिस। तो इसका लाइफ साइकिल दो फॉर्म्स में होता है, इसकी सिस्ट होती हैं और एक ट्रोफोजाइट होता है। तो सिस्ट याद रखें हार्ड इनएफेक्टिव फॉर्म है पैरासाइट की, ये हार्श इन्वायरमेंट को भी रेजिस्टेंट होती है, बची हुई होती है उससे। ठीक है, तो सिस्ट जो है वो एक्चुअली हार्ड इनएक्टिव और इन्फेक्टिव फॉर्म है पैरासाइट की, जो कि हार्श इन्वायरमेंट को भी रेजिस्टेंट है, यानी क्लोरीनेशन भी कर लें पानी में फिर भी ये काफ़ी महीनों तक सिस्ट सर्वाइव कर जाती है। ठीक है, क्लोरीनेशन से भी ये गिल नहीं होगी। दूसरी होती है इसकी फॉर्म ट्रोफोजाइट। तो ट्रोफोजाइट एक्टिव और फीडिंग फॉर्म है इस पैरासाइट की, जो रहता और रिप्रोड्यूस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर करता है। ठीक है, रिप्रोड्यूस वगैरह रहता भी है। तो इन्फेक्शन तब होगा जब बच्चा ना सिस्ट को इंजेस्ट कर लेता है, खा लेता है। कैसे? या तो कंटामिनेटेड वाटर उसने पी लिया, लेक्स, स्ट्रीम्स या स्विमिंग पूल्स में अनट्रीटेड वाटर था वो उसने पी लिया, या कंटामिनेटेड फूड ऐसा उसने खा लिया जिसमें सिस्ट थी, अनकुक था फूड या वॉश्ड विथ कंटामिनेटेड वाटर, या पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट, पुअर हाइजीन जैसे डे केयर सेंटर्स में होती है ना, तो बच्चे जो है वो हैंड वॉश नहीं करते थॉरली टॉयलेट यूज़ करने के बाद, तो उसमें भी ये यंग चिल्ड्रंस में कॉमन रूट ऑफ ट्रांसमिशन है सिस्ट। तो अब जो है इसकी ये इस तरह से ना पैथोजन ट्रांसमिशन होता है। आल्दो इसमें इन्फेक्शन नियोनेट्स में रेयर है, लेकिन ये इन्फेक्शन जो है जार्डियासिस किसी भी एज में हो सकता है। तो अब थोड़ी सी पैथोजेनेसिस समझाऊँ। एक बार बच्चे ने ये सिस्ट खा ली, इंजेस्ट हो गई, स्टमक में गई, वहाँ पे ना ये ट्रोफोजाइट रिलीज़ होगा, सिस्ट में से ट्रोफोजाइट बनेगा इंटेस्टाइन के अंदर। ट्रोफोजाइट इंटेस्टाइनल लाइनिंग के साथ अटैच हो जाएगा वेंट्रल अडेसिव डिस्क यूज़ करके। तो जार्डिया डिजीज़ कैसे करवाता है वो तो फुली अंडरस्टूड नहीं है, लेकिन कुछ सेवरल फैक्टर्स हैं। एक तो ना ये अब क्या करेगा, मैकेनिकल डैमेज, इंटेस्टाइनल सेल्स इंटेरोसाइट्स के साथ अटैच हुआ, उनका स्ट्रक्चर और फंक्शन इसने क्या करना है, डिसरप्ट करना है। दूसरा, बहुत सारे पैरासाइट्स हैं तो न्यूट्रिएंट्स की अब्जॉर्प्शन के साथ भी तो इंटरफेयर करेंगे ना, तो उसको कहते हैं विलस ब्लंटिंग। तो ये विलस ब्लंटिंग करवाएगा, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो है गट की वो फ्लैट हो जाएंगी, ब्लंट हो जाएंगी, तो सरफेस एरिया ने रिड्यूस किया। तीसरा, इसने ना इन्फ्लामेशन भी ट्रिगर करनी है, लोकल इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स करवाएगा, फैट की, कार्ब, विटामिन की अब्जॉर्प्शन इम्पेयर होगी। और लास्ट बात याद रखिए कि ये एंजाइम डेफिशिएंसी भी करवा सकता है, लैक्टेज वगैरह को रिड्यूस कर सकता है उसकी एक्टिविटी, तो सेकेंडरी लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है। आपने काफ़ी बार सुना होगा, प्राइमरी होती है बच्चों को पैदाइशी जो है लैक्टेज एंजाइम डेफिशिएंट होता है, जो सेकेंडरी लैक्टोज इंटॉलरेंस है वो उसकी एक वजह जियार्डियासिस भी है। तो उससे बच्चे को डायरिया प्रोलॉन्ग हो जाएंगे, अगर इन्फेक्शन सही भी हो जाता है फिर भी इसको डायरिया चल रहे हैं, वो लैक्टेज एंजाइम की एक्टिविटी टेम्परेरीली रिड्यूस हो गई है इसकी वजह से। तो ये इसकी पैथोफिजियोलॉजी हो गई। अब जो है इसमें क्लिनिकल फाइंडिंग। अच्छा, तो एक्चुअली इसमें सिस्ट इंजेस्ट कर ली, यही बात बता रहा है, इन्फेक्शस फॉर्म होती हैं, ट्रोफोजाइट जो है उनमें से निकलते हैं सिस्ट से, जब बच्चे ने सिस्ट खा ली, और ट्रोफोजाइट से सिम्टम करवाते हैं। जार्डिया जो है डुओडेनम में रहता है, दिस इज़ द BCG पॉइंट, इट लिव्स इन डुओडेनम। तो अब इसकी क्लिनिकल फाइंडिंग्स क्या हैं? क्लिनिकल पिक्चर जार्डियासिस की एसिम्टोमेटिक भी हो सकता है बच्चा, या इवन सिवियर क्रोनिक इलनेस भी हो सकती है। अब अगर बच्चा एसिम्टोमेटिक है तो उसको बहुत से बच्चे जो हैं वो एक्सपोज हुए होंगे लेकिन वो उनको सिम्टम्स नहीं होंगे, ठीक है, या फिर वो अभी तक सिस्ट को शेड कर रहे हैं और कैरियर की तरह एक्ट कर रहे हैं, तो ये एसिम्टोमेटिक हो गया। दूसरा मैंने कहा कि अक्यूट जार्डियासिस। अक्यूट में क्या होता है, बहुत से बच्चों जो है उनमें अक्यूट जार्डियासिस में मोस्ट कॉमन फॉर्म है कि उसमें अचानक से बच्चे को वाटरी फाउल स्मेलिंग डायरिया होंगे, सडनली वाटरी फाउल स्मेलिंग डायरिया, बच्चे को एब्डोमिनल पेन भी है, ब्लोटिंग भी हो रही है, नोज़ा वोमिटिंग भी है, और ग्रीजी किस्म के फ्लोटिंग स्टूल्स होंगे, याद रखें, मेल एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट की वजह से। ठीक है, क्योंकि फैट मेल एब्जॉर्प्शन है तो ग्रीजी किस्म के मेल ऑर्डरस स्टूल होंगे,
ये हो गया अक्यूट। अगर क्रोनिक की बात करें, अगर ये इन्फेक्शन सही से ट्रीट ना किया इफेक्टिवली, तो पीडियाट्रिक्स में मेजर कंसर्न है कि ये रिकरेंट डायरिया करवाएगा, मैल एब्जॉर्प्शन और एफटीटी फेलियर टू थ्राइव, और सिग्निफिकेंट बच्चे का वेट लॉस होगा, उसको एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगी, फ्लैचुलेंस होगी, न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी में भी फैट सोल्यूबल जो विटामिन है ए डी ई के, उनकी डेफिशिएंसी होगी और आयरन की। ठीक है, तो वाटरी स्टूल्स विदाउट ब्लड, म्यूकस होगा, यूजिनोफिल्स या ल्यूकोसाइड। अक्यूट डायरिया होती है पिक्चर 1 से 2 हफ्तों में, इन्फेक्शन के बाद अचानक से डायरिया हो रहे हैं, ग्रीजी किस्म के मैल ऑडरस स्टूल है, मलेज, फ्लैचुलेंस, ब्लोटिंग, नोज़िया, फीवर नहीं होगा। ठीक है, बच्चे जिनको क्रोनिक पे डायरिया है तो उनको प्रोफाउंड मलेज, लैसिट्यूड, हेडेक, डिफ्यूज एब्डोमिनल पेन एसोसिएटेड विद बाउट ऑफ द डायरिया, फाउल स्मेलिंग ग्रीजी स्टूल विद अ पीरियड ऑफ कॉन्स्टिपेशन या नॉर्मल बॉबल हैबिट। तो मतलब अक्यूट तो हमने देखा वाटरी फाउल स्मेलिंग डायरिया है, एब्डोमिनल पेन, नोज़िया, वोमिटिंग, ग्रीजी स्टूल। जो क्रोनिक है उसमें भी रिकरेंट डायरिया ही है, फेलियर टू थ्राइव भी याद रखें, वेट लॉस, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, फ्लैचुलेंस एंड न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज। क्रोनिक में वही मैल एब्जॉर्प्शन, विटामिन ए, आयरन, इनकी डेफिशिएंसी, स्टीटोरिया, सेकेंडरी लैक्टोज इंटॉलरेंस। सिंपल सी इसकी ये क्लिनिकल फाइंडिंग्स है। अब इसको डायग्नोज करना है तो जार्डियासिस की डायग्नोसिस जो चैलेंजिंग हो सकती है, क्योंकि इसके जो सिम्टम्स हैं वो नॉन स्पेसिफिक होते हैं। तो स्टूल की एग्जामिनेशन की जाती है। प्राइमरी जो डायग्नोस्टिक मेथड है वो हम स्टूल सैंपल की माइक्रोस्कोपी करते हैं, उसमें या तो जार्डियासिस या ट्रोफोजाइट्स के लिए देखना होता है। तो क्योंकि शेडिंग पैरासाइट्स की इंटरमिटेंट भी हो सकती है, तो इसलिए हम मल्टीपल स्टूल सैंपल्स लेते हैं। यूजुअली 3 कलेक्टेड ऑन डिफरेंट डेज आर ऑफन रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द चांस ऑफ डिटेक्शन। ठीक है, तो 3 सैंपल्स जो है दिन में, क्योंकि इंटरमिटेंट शेडिंग होती है। अच्छा, दूसरे इसमें एंटीजेनिक डिटेक्शन भी है। मोर सेंसिटिव यही है जिसमें हम स्टूल एंटीजन टेस्ट करते हैं, EIA या इम्यूनोक्रोमेटोग्राफी। ये टेस्ट ना स्पेसिफिक प्रोटीन्स को डिटेक्ट करते हैं, उन एंटीजन्स को जो कि पैरासाइट के होते हैं इन द स्टूल, और उससे फिर हम रैपिड और एक्यूरेट डायग्नोसिस बना सकते हैं। मॉलिक्यूलर टेस्ट में PCR भी किया जाता है पैरासाइटिक जेनेटिक मटेरियल को डिटेक्ट करने में स्टूल में, लेकिन इतना अवेलेबल नहीं है। और लास्टली एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी से ना क्रोनिक इन्फेक्शन में हम, जहाँ पे स्टूल टेस्ट भी नेगेटिव आ रहा है, तो डुओडेनल एस्पायरेट लिया जाता है या फिर स्मॉल बॉबल की बायोप्सी की जाती है ताकि ट्रोफोजाइट्स देखे जाएँ। ठीक है, तो मोस्ट कॉमनली पैरासाइट या ट्रोफोजाइट या सिस्ट को फ्रेश स्टूल सैंपल में डायग्नोस करते हैं। लिक्विड स्टूल में हाईएस्ट यील्ड हमें मिलती है ट्रोफोजाइट की। जार्डिया एंटीजन फीसिस में डिटेक्ट करते हैं, एंटीजन जो मैंने आपको बताया, और एंटीजन असे जो है बाय इम्यूनोफ्लोरेसेंस या एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो असे। ट्रीटमेंट रह गया बच्चों में, इसकी ट्रीटमेंट मेडिकेशन और सपोर्टिव केयर है। मेडिकेशन में बहुत सी ड्रग्स इसके अगेंस्ट इफेक्टिव हैं, जिसमें आप याद रखें मेट्रोनिडाजोल, टिनिडाजोल, निटाजोक्सानाइड। मेट्रोनिडाजोल जो है वो फर्स्ट जो कॉमन लाइन ट्रीटमेंट है 5-7 दिन के लिए दिया जाता है। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है जार्डियासिस का, 3 डिवाइडेड डोज में 5 दिनों तक 15 मिलीग्राम पर केजी पर डे के हिसाब से। टिनिडाजोल जो है वो 3 साल से बड़े बच्चों में 50 मिलीग्राम पर केजी वंस। ठीक है, ये भी सिंगल डोज ट्रीटमेंट है, ये कन्वीनियंट है ज़्यादा। और नाइटाजोक्सानाइड। ठीक है, नाइटाजोक्सानाइड इफेक्टिव ड्रग है, चिल्ड्रन में यूज़ के लिए अप्रूव हुई है 1 to 3 ईयर्स वालों में। 100 मिलीग्राम BID दी जाती है 2 टाइम्स 3 दिन तक, और जो 4 से 11 साल तक के बच्चे हैं उनमें अप्रूव हुई है कि ये 200 मिलीग्राम BID दी जाएगी 3 दिन तक। ठीक है, डोज थोड़ा बढ़ा के। अच्छा, इसके अलावा ना अल्बेंडाजोल भी दी जाती है इसकी ट्रीटमेंट में जार्डियासिस में। 6 साल से बड़े बच्चों में 400 मिलीग्राम वाली अल्बेंडाजोल रोज़ाना 5 दिन तक। क्विनाक्रीन जो है ये 6 मिलीग्राम पर केजी पर डे के हिसाब से 5 दिन तक 3 डिवाइडेड डोज में देंगे। जो बच्चों रिलैप्स हो रहा है जिसको, या एक ड्रग थेरेपी फेल हो गई है, तो सेकेंड कोर्स में हम वही सेम ड्रग देंगे या दूसरी ड्रग जो है चेंज कर देंगे जो कि ज़्यादा इफेक्टिव है। ठीक है, अगर बच्चे को रिलैप्स हो रहा है या एक ड्रग से ट्रीटमेंट सही नहीं हुआ तो इनमें से हम चेंज करेंगे या इफेक्टिव वाली देंगे। अब एंटीजन असे जो है उससे जार्डिया जो है डिटेक्ट होता है बाय इम्यूनोफ्लोरेसेंस या एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो असे। ठीक है, एंटीजन असे मैंने आपको बताया कि एंटीजन डिटेक्शन ज़्यादा सेंसिटिव है और कॉमनली यूज टेस्ट है, या तो इम्यूनोक्रोमेटोग्राफी की जाती है या EIA। ठीक है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बर असे। प्रिवेंशन क्या है जार्डियासिस को प्रिवेंट करने के लिए? यही है कि वाटर सप्लाई का प्रॉपर ट्रीटमेंट हो, स्ट्रिक्ट हैंड वॉशिंग,
बॉयल करके पानी पीना है, 10 मिनट तक पानी को बॉयल किया जाए, अनकुक्ड फूड ना खाया जाए। सिम्टोमेटिक और दोनों एसिम्टोमेटिक कैरियर्स का ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है जार्डियासिस को प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है, ये इसकी प्रिवेंशन हो गई। दैट्स इट। नेक्स्ट वीडियो में अगला टॉपिक है अमीबियासिस।